हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए हम देखते हैं 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस का तीसरा वीडियो जो 500 क्वेश्चन है। प्रैक्टिस का वीडियो नंबर 3। ठीक है, तो इसमें वीडियो 3 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 इज। यानी हमको दो इक्वेशन दिए गए हैं, उसमें बताना है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा या नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो पहले हम कंडीशन बताते हैं तीनों की क्या होती है। अगर दो लाइन हमको दी हुई हो, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर हमको दो लाइन दी गई हो तो इनमें तीन कंडीशन होती है जो हम देखते हैं क्या क्या होती है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल है तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, और इसका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय, अद्वितीय यानी अ मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा, कोई दूसरा हल नहीं होगा इस लाइन का, इन दोनों लाइन का हमेशा एक अद्वितीय या यूनिक। जब कोई चीज अकेली होती है तो उसको यूनिक कहते हैं, कि उसी को कहते हैं अद्वितीय। यानी जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, ये कंडीशन नंबर 1 है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। मान लीजिए जब हमने चेक किया a1 अपान a2 और b1 अपान b2 को, तो ये इक्वल आ गया। क्या आ गया, ये इक्वल आ गया। फिर हम c1 अपान c2 रख के चेक करते हैं, तो जब हम c1 अपान c2 रख के चेक करते हैं, अगर ये नॉट इक्वल आया तो नॉट इक्वल आने पर लाइन क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, तब हम कहते हैं इसको कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक, इसका नो सॉल्यूशन है। अब हम तीसरी लाइन पे चलते हैं, तीसरी कंडीशन पे, ये कंडीशन नंबर 2 है। अब हम कंडीशन 3 पे चलते हैं। कंडीशन 3 हमारा क्या कह रहा है, कंडीशन 3 हमारा है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अगर हमारी तीनों कोफिशिएंट इक्वल हो जाएं, तीनों गुणांक इक्वल हो जाएं, तब क्या होगा, तब लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है। कोइंसाइड इसको कहते हैं, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है संपाती। क्या होता है, कोइंसाइड का मतलब होता है संपाती होती हैं, एक दूसरे के ऊपर को कहते हैं कोइंसाइड। यानी अब जब एक लाइन एक के ऊपर है तो ये हर जगह देखिए कट कर रही है,
हर पॉइंट पे कट कर रही है ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन या नीचे वाली लाइन को ऊपर वाली लाइन, तो इसी के लिए इसको कहते हैं मिनी सॉल्यूशन या इसी को कहते हैं अनेक हल। अनेक हल। अगर ऐसा कभी है कंडीशन, ये कंडीशन है कभी, तो इसको कहते हैं हम कि ये मेनी सॉल्यूशन है। अगर ऐसा कभी है तो इसको कहते हैं हम कि यूनिक सॉल्यूशन है। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं नो सॉल्यूशन है, यानी समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब हम y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 7 को देखते हैं। तो हमने कंडीशन बता दी, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम कंडीशन उसमें देखते हैं, क्वेश्चन पे यहां पे देखते हैं। हमारा लिखा हुआ है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7। ठीक है, इसको हम चाहे तो निर्देशांक से भी कर सकते हैं। y इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होती है और y इक्वल टू -7, y इक्वल टू -7 इधर से जाएगी ऐसे, सॉरी ये x इक्वल टू होती है, y इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होती है, x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 होता है, और y इक्वल टू -7 यानी y पे -7 दूरी पर ये -7 ऐसे जाएगी, -7 है यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों, ये दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, तो इनके हो जाएंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो इनका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो पहले ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन होगा नहीं, वन सॉल्यूशन होगा नहीं क्योंकि पैरेलल लाइन है, नन ऑफ दीज होगा नहीं, नो सॉल्यूशन। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, द होल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 1/2 सेंटीमीटर विल बी, यानी एक हेमिस्फीयर दिया गया है हमको, एक हेमिस्फीयर दिया गया है, तो उसका सरफेस एरिया पूछा गया है कितना होता है। तो सरफेस एरिया कितना होता है इसका, ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब होता है अर्धगोला, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 3πr²। 3πr² कैसे होता है ये देखते हैं। जैसे अगर पूरा गोला है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। कितना होता है, 4πr²। जब इसको हम कट कर देते हैं बीच में से तो ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है। तो इधर नीचे वाला जो एरिया है इसका हमें अगर एरिया फाइंड करना होगा तो हो जाएगा 2πr²। ठीक है, लेकिन जब हम संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं तो ये भी एरिया उसमें इंक्लूड हो जाता है, इसलिए इसका भी एरिया जोड़ना पड़ता है हमको, तभी आ जाता है 2πr² और πr² जोड़ देते हैं तो आता है 3πr²। ठीक है, अब क्या बोला है, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस बोला गया है कि 1/2 सेंटीमीटर है, सॉरी डायामीटर बोला गया है 1/2, तो डायामीटर इक्वल टू होता है 2r। डायामीटर की वैल्यू रखो, तो डायामीटर दिया है 1/2 इक्वल टू 2r, तो r 2 इधर से यहां आएगा तो 1/4 इक्वल टू r। r की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 रख देंगे इसमें, 3 इंटू पाई इंटू r की वैल्यू 1/4 का स्क्वायर, 3π 1/16, तो यानी 3/16π सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, या इसी को कहते हैं होल सरफेस एरिया। यानी एक अर्धगोला दिया गया था, उसका पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, तो 3/16π सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, इफ tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू, यानी tan थीटा माइनस, ये तीसरे के सॉल्यूशन है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 0, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कॉट को उधर भेजेंगे तो कॉट थीटा, tan थीटा को वैसे लिखेंगे, हमें पता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो अगर कॉट लिखा है तो उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो tan 90 माइनस थीटा, tan से tan कैंसिल आउट हुआ, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा, थीटा इधर आएगा तो 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90, तो 2 थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 को 2 से काटेंगे तो 45, यानी थीटा की जो वैल्यू आ गई वो 45 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाता है, थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, कंफर्म है, लगभग श्योर है कि इसी में से 500 क्वेश्चन में से ही 20 क्वेश्चन फंसेंगे, पक्का है कि आना कंफर्म है, ठीक है। और अगर नहीं आया ये क्वेश्चन तो लगभग इसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान पूर्वक देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर 30 यानी कॉट स्क्वायर 30 प्लस कोसेक 30 प्लस 3 tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, तो कॉट स्क्वायर 30 प्लस कोसेक 30 प्लस 3 tan स्क्वायर 30 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये पूछा है। कॉट स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका हो जाता है √3 का स्क्वायर कर देंगे। कोसेक 30 साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक का उल्टा हो जाता है 1/2 की जगह पे हो जाएगा 2, प्लस 3 tan की वैल्यू होती है 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कटेगा 3 आएगा, 2 आएगा, ये 3 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा, ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 3 + 2 + 1 यानी 3 2 5 5 1 6, यानी 6 आता है इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं हम लोग अब। फाइव में क्या लिखा हुआ है देखिए, द अर्थमेटिकल मीन ऑफ द वेट ऑफ 12 पर्सन इज 45.6 kg, द सम ऑफ देयर वेट विल बी, यानी बोला गया है 12 लोग हैं, 12 पर्सन है, कितने पर्सन है, 12 लोग हैं, जिनका समांतर माध्य दिया गया है, उनके वजन का समांतर माध्य दिया गया है 45.6, यानी मीन जो है, मीन हमको गिवन है 45.6 kg, और क्या बोला गया है, पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, वो 12 हैं, ठीक है। तो उनका सम बताना है, तो मीन का फार्मूला हमने बताया था कल, मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल पर्सन वेट, यानी जितने लोग हैं उनके वेट का सम बटे जितने लोग हैं उनकी संख्या 12, ठीक है। तो मीन की जगह हम मीन रखेंगे 45.6 इक्वल टू सम ऑफ ऑल पर्सन निकालना है हमको, यानी सम निकालना है अपॉन 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा सम इक्वल टू 45.6 इंटू 12, 12 6 जा
72 कैरी 7, 12 5 जा 60, 60 और 7 67 कैरी 6, 12 4 जा 48, 48 6 54, यानी 1 डिजिट पे पॉइंट 547.2, 547.2 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये रहे 5 क्वेश्चन। अगले 5 क्वेश्चन हम देखते हैं। सॉरी 550 है, 547 आया, हमने 457 पे लगा दिया, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट, 547.2 kg। ठीक है, अब हम अगले 5 क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाते हैं हम, एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन हमको। ठीक है, मार्कर बदल दें। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया कितना है 30 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान लेते हैं इसकी लंबाई एल है, रेक्टेंगल है तो उसकी लंबाई कुछ होगी, कुछ चौड़ाई होगी, मान लिया हमने लंबाई एल है, इसकी चौड़ाई बी। ठीक है, आगे क्या बोला है, इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रेड्थ, यानी इस बात को लिखा जाए तो एरिया क्या होता है, पहले हम एरिया की जानते हैं बात। किसी भी शेप का हमको एरिया बताना है तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दे तो एरिया आ जाता है। तो L इंटू बी इक्वल टू हमारा है 30। ठीक है, L इंटू बी इक्वल टू है 30। ठीक है, अब आगे देखिए, अब बोला है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है हमारा कि जो लंबाई है, इफ लेंथ इज 1 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रेड्थ, यानी लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो यहां पे हम चाहें तो लंबाई को 1 कम कर दें चौड़ाई के बराबर करने के लिए, या चौड़ाई में 1 जोड़ दें तो वो लंबाई के बराबर हो जाएगी। जैसी हमारी इच्छा करेगी तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए चौड़ाई में 1 जोड़ दिया हमने, 1 मीटर हम जोड़ देंगे, अगर वो 1 मीटर कम है तो उसे 1 मीटर और दे देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, आगे क्या बोला है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड देम विल बी, यानी जो द्विघात समीकरण बनेगा वो क्या होगा, इसकी वैल्यू यहां पर रखेंगे। तो L की जगह पर रखेंगे हम b प्लस 1 इंटू बी इक्वल टू 30, मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 30, यानी बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 30 इक्वल टू 0। यानी अगर हम b की जगह x ले लें, हम b नहीं ले x ले लें तो भी यही बात है, तो मिलाते हैं हम, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 ये नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30 ये भी नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन बढ़ते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। जो ये क्वेश्चन है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पिछले साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो पिछले साल 2023 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, अगला एग्जाम 2024 में होगा, जो अभी एग्जाम हुआ है 2023 में, पिछले साल के बच्चे जो दिए थे वही पेपर है, उसी के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो लगभग अप्रॉक्स है कि जरूर रिपीट करेगा ये सब क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या लिखा है, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होगी। ऑप्शन दिया है हमको, बारंबारता होगी, संचयी बारंबारता होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, या क्लास इंटरवल होगा, या मोड होगा। तो हमें जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है 3 टाइप्स की होती है, मोड,
मीन और मीडियन। ठीक है, जो सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है, वो तीन टाइप की होती है, मोड, मीन और मीडियन। इन तीनों का केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का क्या मतलब होता है, या सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं हम। जैसे हमें ढेर सारा डाटा दिया होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको मीन निकालना है, मीन में हमें ढेर सारे डाटा गिवन होंगे, जैसे दिया हो, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मीन निकालना हमको किसका, 1, 3, 5, 7, 9 का। ठीक है, तो हम सबको जोड़ते हैं और 1, 2, 3, 4, 5 से भाग दे देते हैं, तो 4, 5, 9, 9, 9, 7, 16, 16, 4, 20, 5, 25, 25/5 यानी 5। अब देखिए हमारा क्या मोटिव था इसको फाइंड करने का, मीन कि हम बीच में आ जाएं, सेंट्रल में आ जाएं। ठीक है, तो सेंटर में आने के लिए हमें तीन प्रोसेस होते हैं, जो तीन टाइप होते हैं, या तो हम मोड निकाल लें तब हम सेंटर में आ जाते हैं, या तो हम मीन निकाल लें तब सेंटर में आ जाते हैं, या हम मीडियन निकालते हैं तो सेंटर में आते हैं। यही इसी को कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति, जो केंद्र में जाने की प्रवृत्ति है, उसकी माप निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं, मोड, बहुलक, मीन, औसत या माध्य और माध्यिका। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या क्या ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी होगा नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा नहीं, क्लास इंटरवल होगा नहीं, ये मोड हमारा करेक्ट ऑप्शन है। पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं अब 8 की तरफ। देखिए 8 में क्या लिखा है, द सेंटर 2, -3 ऑफ अ सर्किल हैज डायमीटर इज एज ए बी, यानी एक वृत्त है जिसका सेंटर हमको गिवन है, केंद्र दिया हुआ है। वृत्त थोड़ा चपटा बन गया है, समझ लीजिएगा आप तो। इसका सेंटर हमको गिवन है, आगे क्या बोला है, इसका डायमीटर ए बी है, यानी इसका व्यास है जो ए बी। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, यानी ये बी का कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, यानी इसका निर्देशांक दिया हुआ है। क्या पूछा है, ए बी, ए का क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं किसी भी वृत्त में सेंटर जो होता है वो मध्य बिंदु होता है, तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो लगा देंगे। मिड पॉइंट इक्वल टू होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। x की वैल्यू यानी जो बीच में होता है वही x की वैल्यू होती है, तो 2x की वैल्यू, x1 y1 इसको मान लेते हैं, और ये है x2 y2, तो x1 की वैल्यू नहीं है तो x1 की वैल्यू x1 ही रखेंगे, x2 की वैल्यू 1 है 1 रखेंगे अपॉन 2, कामा y की वैल्यू -3 इक्वल टू y1 की वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो y1 रखेंगे, y2 की वैल्यू 4 है, 4 रख दिया हमने। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, यहां पे आ जाएगा -6 इक्वल टू y1 प्लस 4। ठीक है, अब x1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे x1 इक्वल टू 1 को इधर भेजेंगे तो 4 - 1 यानी 3, यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 पहले से है, 4 इधर आएगा तो -6 - 4 यानी -10, यानी हमारा पॉइंट जो आएगा वो आएगा 3, -10। 3, -10 किस ऑप्शन में है, 3, -10 हमारा डी ऑप्शन में है, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा।